गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। मैं सीए सौरव शर्मा, आपका सीएफआर का मेंटोर। माहौल जबरदस्त, शानदार बच्चों। सो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंडेस 109, इंडेस 32 एंड इंडेस 107। ये क्या होता है सर? इंडेस 109 का मतलब और 32 और 107 तीनों एक ही इंडेस होते हैं। पर्टिकुलरली बात करते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। 109 बात करता है सर हमारा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे। इंडेस 32 बात करता है सर प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, और इंडेस 107 बात करता है सर आप अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बैलेंस शीट पर डिस्क्लोज कैसे करोगे। ठीक है, कैसे डिस्क्लोज करना है आपको। तो तीनों इंडेस एक ही चीज़ की बात करेंगे, वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहाँ काम आता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। क्या होता है सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? नेशन वांट्स टू नो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। एसेट, लायबिलिटी, ये कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। ओके देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीन चीज़ें सोचनी पड़ेगी। जब भी ये इंडेस पढ़ो ना तो तीन चीज़ें सोचना। कौन सा इंडेस सर? इंडेस 32, 109 और 107। क्या है सर वो तीन चीज़ें? सबसे पहला इंडेस 32 is talking about what is this, what is it, ये क्या है, what is it। इंडेस 109 किसकी बात करता है सर? वो बात करता है जो आपने देखा उसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, हाउ टू रिकॉर्ड इट। और 107 की बात कर 107 बात करता है आपने जो रिकॉर्ड किया अब आप उसको डिस्क्लोज कैसे करोगे, उसको आप डिस्क्लोज कैसे करोगे। ये तीन क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। पहला, व्हाट इज इट, क्या है ये तो सर भूत है। तो क्या भूतों को रिकॉर्ड किया जाता है? नहीं सर तो सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है क्या। तो ये है सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है आपका फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट और एसेट लायबिलिटी नहीं होता है, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट किसके लिए होता है सर? एक एंटिटी के लिए अगर फाइनेंशियल एसेट है तो दूसरे एंटिटी के लिए क्या होगा सर? फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। सिंपल, जैसे अपन क्या करते हैं नॉर्मल, अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या होता है अगर आपने कोई भी एसेट खरीदी तो आपके लिए वो क्या है सर? एसेट है। और दूसरे वाली पार्टी को आपने क्या किया सर? उधार में खरीदा है, तो उसके लिए क्या हो गया सर? आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, बट उसके लिए तो आपसे पैसा लेना है ना, तो उसके लिए एसेट हो गया, आपके लिए लायबिलिटी हो गया। तो वन पार्टी के लिए एसेट हो चुका है, दूसरे पार्टी के लिए लायबिलिटी हो चुका है। लेकिन एसेट का एग्जांपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है दैट इट इज़ नॉट फाइनेंशियल एसेट, खाली समझने के लिए बताया। फाइनेंशियल एसेट क्या होगा फिर? लो सर, अब आपको समझाते हैं हम एक छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं सनाया ने क्या किया है सर? सनाया ने एक लोन है 10,000 रुपये का, वो दिया है किसको सर? किसको दिया है? रामदेव एंड भैया कंपनी को। किसको दिया है सर? रामदेव एंड भैया कंपनी को लोन दिया है 10,000 रुपये का। अब सर सनाया के लिए जो ये लोन है ये क्या है सर? सनाया के लिए जो लोन है ये फाइनेंशियल एसेट है। रामदेव एंड भैया कंपनी के लिए क्या है सर? ये लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्या सर ये आपको समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब सर इनकम टैक्स पेएबल है, तो क्या इनकम टैक्स पेएबल मेरा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? नहीं होता है। इनकम टैक्स पेएबल कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? याद रखना, क्यों नहीं होता है इनकम टैक्स पेएबल? क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। अगर पार्टी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी की बात होती है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहाँ पे फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स लायबिलिटी क्यों लगती है? लो के बेसिस पर लगती है। किसके बेसिस पर लगती है सर? लो के बेसिस पर लगती है। इनकम टैक्स लो के हिसाब से लगती है। आपका कोई सीतारमन जी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है, आपने कोई एग्रीमेंट थोड़ी साइन किया, नहीं। वो क्या है सर? नो कॉन्ट्रैक्ट हियर। यहाँ पर आपका क्या है सर? ओनली ऑब्लिगेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज लो बेस्ड। ओके, समझ में आया सबको? अब अपन वन बाय वन करके एक एक आइटम को समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं सर, आपने बोल दिया कि सनाया ने जो लोन दिया वो फाइनेंशियल एसेट है, रामदेव और भैया के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन फाइनेंशियल एसेट की। एक एक चीज़ वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, एकदम शांति से देखिए। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट क्या होता है सर? फाइनेंशियल एसेट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं।
सबसे पहले आता है इसके अंदर कैश। क्या आता है सर? कैश। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? कैश के बाद में आता है सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ, खुद के नहीं सर, दूसरी एंटिटी के। खुद के होंगे तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट थोड़ी होगा, वो तो आपकी इक्विटी होगी ना। किसी और का होगा तो वो आपके लिए क्या होगा सर? फाइनेंशियल एसेट होगा। जैसे कि रामदेव ने बताया था अपने को, क्या बताया था सर? शेयर्स ऑफ टाटा। ठीक है, अगला नेक्स्ट हो गया सर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। आपको कैश नहीं मिला है, लेकिन आपके पास में क्या है सर? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। किस चीज़ का राइट है? कि आपको कैश मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल दीजिए, सिंपल है, आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। किस चीज़ के लिए सर? सेल करने के लिए। अब आपको क्या करना है सर? पैसा लेना है। पैसा लेना है वापस, तो क्या हो गया सर? डेटर्स ही होता है। और डेटर्स आपको क्या करता है? एक राइट देता है कि आपको पैसा मिलने वाला है, तो वो क्या हो गया? आपका फाइनेंशियल एसेट। सिमिलरली आपने लोन लिया है तो लोन का रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो दैट विल बी ऑल्सो योर फाइनेंशियल एसेट। समझ में आ रहा है सबको? ओके, अगला सर ये लोन गिवन है, टेकन फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है। ठीक है, लोन गिवन फाइनेंशियल एसेट होता है। सिंपल है यार, ये तो लोन गिवन लाइबिलिटी होगा ना। ये हो गया सर मेरा लोन टेकन, सॉरी लोन गिवन। मैंने दिया है तो मुझे वापस मिलेगा ना। चलिए अगला, नेक्स्ट हो गया सर फेवरेबल एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फेवरेबल एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है सर? फेवरेबल एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स बताइए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर एग्रीमेंट टू रिसीव एसेट एट लोअर प्राइस। मतलब आपने क्या कर लिया है? एक एग्रीमेंट किया है। किस चीज़ का एग्रीमेंट? जैसे आपको पता होगा ना, डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा कि अपन क्या कर देते हैं, सामने वाली पार्टी से ऑप्शन वगैरह या फॉरवर्ड कुछ ले लेते हैं। एक प्राइस डिसाइड हो जाता है कि इस प्राइस पर मैं आपसे खरीदूंगा ही खरीदूंगा। और उसके बाद में मान लो मैंने ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन लिया, प्राइस बढ़ गई तो मुझे क्या होगा? मैंने 80 रुपये का स्ट्राइक प्राइस था और 100 रुपये प्राइस हो गया, तो मुझे फायदा हो गया, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्जीक्यूट करूंगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर? फेवरेबल एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरे लिए। तो मैं 80 रुपये पे मैं खरीदूंगा, भले ही 100 रुपये हो जाओ। तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं सर? लोअर प्राइस पे खरीदने के लिए आपको क्या करते हैं सर? एसेट रिसीव होता है आपको उस एग्रीमेंट के बेसिस पर, तो वो आपका क्या हो गया सर? फाइनेंशियल एसेट होता है। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट आता है सर फेवरेट डेरिवेटिव। इसके अंदर दूसरा आएगा सर फेवरेट डेरिवेटिव। सिमिलरली जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया था, इसकी जगह अगर कोई फॉरवर्ड फ्यूचर होता और वो आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके बेनिफिशियल के लिए होता और आपको प्रॉफिट होता, तो आपके लिए क्या होता है सर? वो फाइनेंशियल एसेट होगा। अगर कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट होता है तो वो क्या होता है सर? आपके लिए फाइनेंशियल, बोलो फाइनेंशियल एसेट होता है। डेरिवेटिव मतलब आपको पता है क्या होता है? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शंस, ये सब। इसके अलावा आता है सर राइट टू रिसीव वेरिएबल ओन शेयर। ये क्या होता है? अगला है सर मेरा राइट टू रिसीव वेरिएबल ओन शेयर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी विल गिव शेयर वर्थ ₹10K। मतलब आपको क्या करना, आपको है ना, आपने सेल किया, सामने वाली पार्टी को क्या करना था सर? आपको पैसा देना था। कंपनी ने क्या कर दिया? पैसा देने के बजाय शेयर्स दे दिया, तो दैट विल बी ऑल्सो योर फाइनेंशियल एसेट। समझ में आया सब लोगों को? चलो अब सर अगला कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है समझो। अगला कॉन्सेप्ट है मेरा फाइनेंशियल। 1 बाय 1 करके एक एक कॉन्सेप्ट को अपन इन डिटेल में सीखेंगे विद टर्मिनोलॉजी, ताकि ये इंडेक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसके पार्ट 2 के अंदर अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या होती है सर फाइनेंशियल लायबिलिटीज? फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है आपका? ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन? जिसमें आपको पैसा देना है। फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी में समझ जाओ, अल्टीमेटली फ्यूचर में या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। दैट विल बी योर फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ सर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है सर? कस्टमर से एडवांस आ चुका है, फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्यों है? गलत नहीं है। क्यों नहीं है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने मुझे पैसा दे दिया, बदले में मुझे क्या देना है उसको? सर्विस देनी है, पैसा नहीं देना है, सर्विस देनी है।
मेरे से पैसे का आउटफ्लो नहीं हो रहा तो वो मेरा फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया सबको? अगर अल्टीमेटली पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है तो ही मेरा फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बोलो, समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़े। ओके सर, फाइनेंशियल लाइबिलिटी इसी तरीके से आपको याद रखना है, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देख के जाना बैलेंस शीट का, उसमें एक एक आइटम अच्छे से समझाया जाता है। सबसे पहले आता है सर मेरा ऑब्लिगेशन टू पे लोन। क्या आ गया सर? ऑब्लिगेशन टू पे लोन। ओके, सो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में सबसे पहले आएगा सर आपका ऑब्लिगेशन टू पे कैश। क्या आएगा सर? ऑब्लिगेशन टू पे कैश। इसका एग्जांपल बताओ। जैसे कि आपने क्या किया, लोन लिया है, तो आपका ऑब्लिगेशन आएगा ना, आपको आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा, लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा। इसके बाद में क्या आता है सर, मान लो क्रेडिटर्स, आपने क्या किया, उधार में माल खरीद लिया है, तो अब आपने उधार में खरीदा है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा हो गया ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एसेट। ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एसेट, इसका मतलब क्या हो गया? मान लो आपने क्या किया सर, डिबेंचर इशू किया। अब डिबेंचर इशू किया तो सामने आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना जब टाइम आएगा। तो आपका ऑब्लिगेशन क्या आ गया, आपको कैश देना पड़ेगा। पे डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को आपको क्या करना है सर, पे करना है। नेक्स्ट क्या आएगा सर इसमें, एसेट के अंदर फेवरेबल डेरिवेटिव थे तो इसमें क्या आ जाएगा सर, अनफेवरेबल डेरिवेटिव, मतलब फॉरवर्ड से आपको कितना लॉस हो गया वो। इसमें क्या आ गया सर आपका अनफेवरेबल डेरिवेटिव। अनफेवरेबल डेरिवेटिव का एग्जांपल क्या हो गया, लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया सबको? चलो अगला, नेक्स्ट क्या हो गया सर मेरा, इश्यू वेरिएबल ओन शेयर। तो इस केस में यहाँ पर उल्टा होता है, पहले अपने को शेयर रिसीव हो रहे थे, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने को पैसा देना था, लोन का रिपेमेंट करना था, रिपेमेंट करने के बजाय अपन क्या कर रहे हैं सर, अपने शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, अपन शेयर्स गिव करें, गिव शेयर्स इक्वल्स टू 50,000 रुपीज़। समझ में आया सबको? चलो, तो आपको फाइनेंशियल एसेट का मतलब समझ में आया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तीनों का डेफिनेशन और तीनों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत काम आता है इस चैप्टर के अंदर। अगला है सर मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या होता है सर, रेजिडुअल इंटरेस्ट आफ्टर लाइबिलिटी, मतलब सारा लाइबिलिटी को पेमेंट करने के बाद में जितना पैसा बच जाता है वो किसका होता है सर, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो ये क्या होता है सर मेरा, रेजिडुअल इंटरेस्ट। क्या होता है भाइयों, रेजिडुअल इंटरेस्ट आफ्टर लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर हो गया, और इसका एग्जांपल क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ, अगर आपने कोई भी शेयर इशू किया तो वो इसमें कवर हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा सनाया, इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। ये इसका क्या होता है भाइयों, फॉर्मूला होता है। चलो, अब जो कॉन्सेप्ट सिखाना जा रहा हूँ एकदम ध्यान से देखना, बहुत काम आएगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं सर, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं सर, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं सर, बचपन में कंपाउंडर सुई लगा देता था ना, वही वाला कंपाउंडर है। कौन सा है सर, बचपन में जो कंपाउंडर साहब, फैमिली कंपाउंडर होता था ना, सबका फैमिली डॉक्टर, तो वो सुई लगा देता था। तो अपने को क्या होता था सर, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो ये वही वाला है सर, सेम। इसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन से गुण होते हैं सर, इसमें कौन से लक्षण होते हैं, इसमें होते हैं सर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों के गुण इसके अंदर होते हैं। इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों के कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या होता है, ये इक्विटी नेचर का भी हो सकता है और ये डेट नेचर का भी हो सकता है। तो अपने को आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि वो इक्विटी है या डेट है, और दोनों है तो फिर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। लाइबिलिटी को तो अपन कैसे दिखाते हैं सर, फाइनेंशियल वैल्यू, फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, और इक्विटी को कैसे दिखाते हैं सर, कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो कैसे पता चले, देखो अपन सीखते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हैविंग बोथ लायबिलिटी
प्लस इक्विटी कंपोनेंट। समझना, वन बाय वन करके समझते हैं। केस नंबर वन, केस वन में क्या आपके पास में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कभी जीवन में रिडीम होंगे ही नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसा अलाउड ही नहीं होता है। इंडिया में 20 ईयर्स का ही टाइम होता है, बट मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है तो मानना पड़ेगा। इरिडीमेबल मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर है जो कभी रिडीम हो गए ही नहीं, तो क्या है, ये मेरा इक्विटी है ना, कभी पैसा देना ही नहीं है, तो ये तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ ही नहीं ना, इक्विटी हो गया। अब देखो, प्लस मैंडेटरी डिविडेंड मैंडेटरी डिविडेंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना मैंडेटरी होता है? नहीं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया मैंडेटरी डिविडेंड। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया मेरा, ये वाला पोर्शन हो गया सर मेरा इक्विटी, क्योंकि मुझे कभी पैसा उनको देना ही नहीं है। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, मैंडेटरी डिविडेंड देना है, तो ये मेरा क्या हो गया सर, लाइबिलिटी। क्या हो गया भाइयों, लाइबिलिटी। तो ये क्या हो गया मेरा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। केस नंबर 2 वापस से समझो और मजा आएगा। इसका भी मैंने रियल लाइफ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मेमो बनाया था, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, मजा आएगा आपको, एकदम बढ़िया एग्जांपल है वो। उसके बाद में आता है सर नेक्स्ट मेरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बोलो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा मेरा, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसको मुझे रिडीम करना है, क्वेश्चन में दे रखा होगा 10 साल 20 साल बाद, तो ये मेरा क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ये क्या है सर मेरा, ये मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या लाइबिलिटी है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। प्लस अब मैंने इसमें आगे क्या लिख दिया, इसमें मैंने लिख दिया सर डिस्क्रिशनरी डिविडेंड। अब ये जो डिविडेंड है वो क्या है सर, डिस्क्रिशनरी है, मतलब मैनेजमेंट देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया सर, इक्विटी हो गया, है ना। हमारी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, तो इसको इक्विटी बोलते हैं। समझ में आया सबको। चलो अब आओ सर केस 3 पर। केस नंबर 3, इसलिए मैं इसको कंपाउंडर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कंपाउंडर भी अलग अलग आपको केस बताता है। ये बीमारी हुई तो ये इंजेक्शन, ये बीमारी हुई तो ये इंजेक्शन, ये बीमारी हुई तो ये इंजेक्शन, यहाँ पर भी अलग अलग आपको केस मिलने वाले हैं। तो केस 3 में क्या होता है सर, केस 3 होता है मेरा कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या हो गया सर, कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब सर कन्वर्टिबल डिबेंचर के अंदर भी क्या होता है, 2 सिचुएशन होगी। क्या, अब जो डिबेंचर कन्वर्टिबल होने हैं इक्विटी शेयर के अंदर, उसके वो ऑप्शन किसके पास में है, रिडम्पशन का ऑप्शन किसके पास में है, कंपनी के पास में या होल्डर के पास में है। 2 ऑप्शन होंगे इसमें। क्या होगा सर, पहला ऑप्शन होगा अपना कि रिडम्पशन ऑप्शन किसके पास में है, रिडम्पशन ऑप्शन किसके पास में है। अगर ये होल्डर के पास में है तो क्या होगा, और अगर ये कन्वर्जन का ऑप्शन एंटिटी के पास में तो क्या होगा बताओ। अगर ये ऑप्शन सर मैं एंटिटी हूँ, मेरे पास में ऑप्शन है कि मुझे क्या करना है, इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, ये मेरे ऊपर है। और यही ऑप्शन किसके पास में है सर, अगर होल्डर के पास में, मतलब रामदेव के पास में है, और मैं कंपनी हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या है सर, मेरा कन्वर्टिबल डिबेंचर है जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी हो सकते हैं और रिडीम भी हो सकते हैं। रिडीमेबल कन्वर्टिबल डिबेंचर है सर, दोनों ऑप्शन है इसमें, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन मैंने दिया है। चाहिए तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या था सर, रिडीमेबल प्लस कन्वर्टिबल था, ठीक है, दोनों ऑप्शन था। अब ऑप्शन होल्डर के पास में, तो मेरे ऊपर तो सर क्या होता है सर, क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर तो सर हमेशा एक रिस्क रहती ही रहती है। कौन सी रिस्क है सर, कि कल को रामदेव ने मेरे से पैसे मांग लिए तो रामदेव बोलेगा नहीं सर मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, पैसे चाहिए। तो जब भी होल्डर के पास में ऑप्शन होता है ना, तो ये क्या होता है आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि कभी भी सामने वाला बंदा पैसा मांग सकता है। यही ऑप्शन मेरे पास में है तो क्या करूंगा सर, मैं उसको इक्विटी ट्रीट करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन है, तो मैं उनको, मेरी मर्जी होगी तो इक्विटी शेयर इशू करूंगा, है ना। समझ में आया सबको। चलो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो क्या होगा, मान लो कन्वर्टिबल डिबेंचर है 1 लाख रुपीज़ का, तो इसके अंदर लाइबिलिटी पोर्शन कितना आएगा, इक्विटी पोर्शन कितना आएगा, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। अपने को फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है दैट विल बी माई इक्विटी पोर्शन, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया सबको। तो अभी तक अपन ने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख लिया, अभी तक अपन ने सीख लिया कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन क्या होता है भाई, कि कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर अपने को फाइनेंशियल एसेट आती है एक पार्टी के लिए और दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, वो मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर इनकम टैक्स एसेट को कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं काउंट करते हैं। फिर फाइनेंशियल एसेट का डेफिनेशन सीखा, फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन, फिर इक्विटी का डेफिनेशन, फिर अपन ने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सीखा, और इसके तीनों केसेस अपन ने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए थे। ओके चलिए ये अपना कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब
अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, आप देख सकते हो, आप शांति से इसको समझें। जैसे कि सबसे पहले कैश है, कैश क्या होगा मेरा फाइनेंशियल एसेट होगा, डेटर्स क्या हो गया मेरे फाइनेंशियल एसेट होंगे, मैंने किसी को लोन दिया है, लोन क्या है मेरा फाइनेंशियल एसेट, इंस्ट्रूमेंट इन इक्विटी शेयर फाइनेंशियल एसेट, कन्वर्टिबल और डिबेंचर है तो भी फाइनेंशियल एसेट, ओके। सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन फाइनेंशियल एसेट, पीपीई क्या होगा, पीपीई कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें कभी भी पैसा वापस आता जाता कुछ भी नहीं है। सिमिलरली इन्वेंट्री हो गया, इंटेंजिबल हो गया, प्रिपेयर्ड एक्सपेंस हो गया, ये देखो एडवांस दिया है, मैंने आपको बोला था एडवांस दिया या लिया, ये कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि सामने मेरे को सर्विस देनी पड़ेगी। अगला हो गया सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी नहीं होता। ट्रेड पेएबल ये होगा मेरा, क्या होगा सर मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर है फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि इसमें मैंडेटरी इंटरेस्ट हो रहा है। लोन लिया है फाइनेंशियल लायबिलिटी, सिक्योरिटी दिया है फाइनेंशियल लायबिलिटी, और इनकम टैक्स रिसीव हुआ है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम आपको मिली एडवांस में, मतलब एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कुछ नहीं होता फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं होता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, तो ये लायबिलिटी और इक्विटी दोनों कंपोनेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट क्या होता है, इक्विटी, और प्रेफरेंस शेयर को क्या करना है सर, यहाँ पर एक सेकेंड रुको, इरिडीमेबल है तो ये इक्विटी हो गया, और डिस्क्रिशनरी है तो ये भी इक्विटी होगा, तो ये गलत है, इसको चेंज करो, यहाँ पे रिडीमेबल करो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी, और डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट क्या होगा सर मेरा इक्विटी। नेक्स्ट है सर कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है और डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट है। कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी, और डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर मेरा इक्विटी, तो इक्विटी पे भी टिक मान लो। नेक्स्ट है सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, ये भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद मैंडेटरी डिविडेंड, ये भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि डिविडेंड मैंडेटरी फाइनेंशियल लायबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है इक्विटी, ओके सनाया। चलो, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मेरा क्या हो गया विद मैंडेटरी इंटरेस्ट, कंपलसरी कन्वर्टिबल मतलब कन्वर्ट होगा ही होगा, तो ये क्या हो गया मेरा इक्विटी हो गया, और मैंडेटरी इंटरेस्ट क्या हो गया मेरा लायबिलिटी हो गया, तो ये भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड क्या है सर, कन्वर्टिबल एट ऑप्शन ऑफ होल्डर, जब भी होल्डर के पास में ऑप्शन होता है तो क्या होता है सर मेरा, ये हमेशा फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, तो इक्विटी वाला ऑप्शन इसमें कट कर लो, ये ऑलवेज फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होगा, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर मेरा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बताइए। पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको क्या जानकारी है, क्या हो सकता है। देखो, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना। पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पास में होल्डर जो होता है ना, इसका कभी भी आपसे डिमांड कर सकता है सर कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। जैसे आपने एसएफएम में पढ़ा होगा, पुट ऑप्शन होता है, तो क्या होता है, किसके पास में ऑप्शन है, होल्डर के पास में, तो होल्डर आपसे कभी भी पैसा मांग सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो होल्डर होता है ना, होल्डर कौन होता है सर, एक होता है राइटर, एक होता है होल्डर। राइटर कौन होता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है वो राइटर हो गया, और जो होल्ड करता है वो होल्डर हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो होल्डर होता है ना, वो डिमांड कर सकता है मनी की, मनी बैक। वो क्या बोलता है, कभी भी आपसे पैसा मांग सकता है। तो ये आपका इक्विटी होगा या फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, आपको खाली इतना ही समझना है, कब मांगेगा, कैसा मांगेगा, ये सब एसएफएम का पार्ट है, अपना सीएफआर का पार्ट नहीं है। अपने को खाली इतना बोला होगा, होल्डर आपसे कभी भी पैसा डिमांड कर सकता है, तो ये आपका इक्विटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सिंपल सी बात है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होगा, तो ये क्या हो गया आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा बस। लेकिन यहाँ पे भी क्या है सर, एक कंडीशन है, बट ये इक्विटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, बट इट बिकम्स इक्विटी। कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर वन क्या है सर मेरी, जो होल्डर है गेट्स प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट। अगर कोई होल्डर को क्या मिल रहा है सर, प्रोपोर्शनेट शेयर मिल रहा है नेट एसेट में, मतलब कभी भी वो पैसा पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करके आपसे पैसा मांग सकता है, लेकिन हमने उसको नेट एसेट में प्रोपोर्शनेट शेयर दे रखा है, तब अपन उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे, इक्विटी ट्रीट करेंगे। क्योंकि नेट एसेट पे किसका हाथ होता है सर, किसका हाथ होता है, इक्विटी होल्डर का ही होता है ना नेट एसेट।
तो अगर होल्डर को प्रोपोर्शनेट शेयर मिल रहा है नेट एसेट के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इक्विटी हो जाएगा। समझ में आया सबको? चलो नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि म्यूचुअल फंड के जितने भी यूनिट्स होते हैं, अब आपको पता है ना म्यूचुअल फंड के जो होल्डर होते हैं वो कभी भी पैसा वापस सेल कर सकते हैं ना म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के ओनर जो भी होल्डर्स है उनको क्या दिया गया, नेट एसेट के अंदर प्रोपोर्शनेट शेयर दिया जाता है ना, तो उनको अपन क्या ट्रीट करते हैं सर, इक्विटी ट्रीट करते हैं। अपने को क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। आपको पता होगा अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आपके लिए क्या होता है सर, इक्विटी होता है। समझ में आ गया? तो अपन ने 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब अपन सर इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग कैसे करनी है। क्या सीखेंगे सर अपन? कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या बोलता है, फाइनेंशियल एसेट की आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। पहले फाइनेंशियल एसेट की, फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, फिर इक्विटी की, फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, फिर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सब की अपन सीखेंगे। सबसे पहले सर अपन बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर? सिंपल है। फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग के लिए देखो मेरे पास में कितने मेथड है सर। फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग करने के लिए मेरे पास में 3 मेथड है। 3 मेथड है, कौन कौन सा? सबसे पहला मेथड जिसको बोला जाता है सर एसीएम। एसीएम का मतलब क्या होता है सर, अमोर्टाइज कॉस्ट। मतलब आप अपनी एसेट को किस पर दिखाओ सर, कॉस्ट पर दिखाओ। अपनी फाइनेंशियल एसेट को आप कॉस्ट पर दिखा सकते हो, यस सर दिखा सकते हैं। दूसरा मेथड होता है सर एफवी। एफवी का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या हो गया, जितना भी फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस होता है वो आपको कहाँ डालना है सर, ओसीआई में डालना है, पीएनएल में नहीं डालना है। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। समझ में आ गया? अगला आता है सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। मतलब जितना भी फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस है वो कहाँ जाएगा सर, आपका पीएनएल के रूट से जाएगा, ओसीआई के रूट से नहीं जाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है, ओके। बट इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक्सेप्शन क्या है, जितना भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है सर, देखो इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट होता है मेरा। ठीक है, अब जितना भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है ना, उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डिफॉल्ट मेथड होता है। कौन सा मेथड है सर? इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए 3 मेथड नहीं अवेलेबल है, इसके पास में ओनली एक ही मेथड अवेलेबल है, जिसको क्या बोलते हैं सर, ओनली एक ही मेथड अवेलेबल है जिसको बोला जाता है सर FVTPL। लेकिन इसके पास में एक ऑप्शन होता है, अगर वो FVTPL नहीं लेना चाहे तो FVOCI ले सकता है। FVOCI ले सकता है, बट ये ऑप्शनल है, उसको लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है। तो शेयर का वैल्यू क्या है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक शेयर खरीदा है। शेयर खरीदा है तो फाइनेंशियल एसेट होगा कि नहीं होगा? होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब अपने पास में फाइनेंशियल एसेट के लिए 3 मेथड होता है, एसीएम, FVOCI और FVTPL। लेकिन इक्विटी के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन कौन सा होता है सर, FVTPL। लेकिन FVOCI का आपके पास में ऑप्शन होता है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। ACI अवेलेबल होता है? नहीं सर, ACM अवेलेबल नहीं होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया सर, एक शेयर्स खरीदा है। कितने का खरीदा है? मान लो मैंने शेयर्स खरीदा 10,000 रुपीज़ का, और उसका वैल्यू कितना हो गया आज मार्केट में, 12,000 रुपये वैल्यू हो गया। अब सर ये 2,000 रुपये का जो गेन आया है, ये गेन कहाँ डालूँ मैं? डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है, FVTPL। तो ये 2,000 रुपये का गेन कहाँ जाएगा, PNL में जाएगा, OCI में जाएगा, PNL में जाएगा। लेकिन इनके पास में ऑप्शन है कि आप अगर OCI में डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे करनी है। फाइनेंशियल एसेट की समझ गए, 3 मेथड होता है, ACM, FVTPL और FVOCI। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ही मेथड अवेलेबल है, कौन सा है सर, FVTPL। लेकिन FVOCI का ऑप्शन अवेलेबल रहता है हमेशा ही, लेकिन ACM कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। समझ में आ गया सबको? चलो अब बात करते हैं सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग। फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए हमेशा आपके पास में कौन सा मेथड होता है सर, 2 ही मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सर ACM। ACM क्या होता है सर, अमोर्टाइज कॉस्ट, और दूसरा होता है सर FVTPL। FVTPL सर FVOCI नहीं होता है? नहीं सर, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए कभी भी FVOCI नहीं होता है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर जो भी फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस होता है कहाँ जाता है,
पीएनएल में जाता है, ओसीआई में कभी भी नहीं जाता है। और नॉर्मली तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को एसीएम मेथड पर रिकॉर्ड करते हैं। एसीएम का मतलब क्या होता है, अमोर्टाइज कॉस्ट, मतलब जितना भी लाइबिलिटी है उसका प्रेजेंट वैल्यू करना, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना और इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट करना, क्लोजिंग अमाउंट निकालना। याद आ रहा है आपको, लीज लाइबिलिटी में मैंने आपको सिखाया था, तो इसको एसीएम बोलते हैं। तो नॉर्मली मोस्ट लाइबिलिटी को किस पर अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर, एसीएम के ऊपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चिंदी मिंदी कुछ लाइबिलिटी को अपने को रिकॉर्ड करना पड़ता है सर किसके ऊपर, एफवीटीपीएल के ऊपर। और अदरवाइज सबसे ज़्यादा कौन सा काम आता है सर, एसीएम ही काम आता है। समझ में आ गया सबको? चलो अब बात करते हैं सर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड क्या होता है। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड क्या होता है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड क्या होता है। अब मैंने आपको बोल दिया एसीएम पे रिकॉर्ड करो, एसीएम होता क्या है ये तो बता दो सर। एसीएम क्या होता है, एसीएम किसके ऊपर बेस्ड होता है, अगर आपने लीज अच्छे से पढ़ा हो तो बताओ। एसीएम बेस्ड होता है सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अपन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से ही निकालते हैं ना सर उसके इंटरेस्ट का पोर्शन। तो क्या होता है, इनिशियली अपन क्या करते हैं, उसको फेयर वैल्यू करते हैं। क्या करते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आते हैं ना अपनी लाइबिलिटी को, तो उसको क्या बोलते हैं सर, फेयर वैल्यू। तो इनिशियली रिकॉग्निशन किस पर होता है सर, फेयर वैल्यू पर होता है। उसके बाद में अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं जो भी हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, जितना भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। आपको याद है आरओयू के अंदर अपन ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड किया था, तो जितना भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर अपन इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं सर, इंटरेस्ट चार्ज होता है यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट करके। और अपन क्या करते हैं, एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाता है। याद आ रहा है आपको, अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा एक अमोर्टाइजेशन टेबल, एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। आपकी जो यादें हैं उसको अपन क्या कर देते हैं सर, तरोताज़ा कर देते हैं। किसके साथ सर, टाटा टी के साथ आपकी यादों को तरोताज़ा कर दिया जाता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक लोन गिवन है आपको। लोन गिवन कितना है सर, ₹1000 का है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। और ये जो लोन है ये रेट क्या है सर, 10% इंटरेस्ट रेट है। चलो अब अपने को इस लोन क्या हो गया, लोन गिवन क्या हो गया आपका, मैंने दिया है तो मेरी क्या है, फाइनेंशियल एसेट होगी। अब फाइनेंशियल एसेट को मैं किस पर दिखाऊं, मेथड कौन कौन से होते हैं सर, एसीएम होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है और ओसीआई होता है। तो इसको मैं एसीएम पे दिखा सकता हूँ, हाँ दिखा सकता हूँ, ऑप्शन तो यही है ना। एसीएम क्या बोलता है, इसको पहले फेयर वैल्यू पे लाओ। तो फेयर वैल्यू पे लेके आए तो मैंने क्या किया, ओपनिंग कितना है मेरे पास में 1000 है, ये फेयर वैल्यू ही है। तो ईयर वन पे मैं क्या करूँगा सर, ओपनिंग मेरे पास में कितना है 1000 है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करो कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से चार्ज होता है, ठीक है। ये वाला इंटरेस्ट क्या होता है सर, पेमेंट के लिए होता है, लेकिन चार्ज ये वाला होता है। तो 12% कितना हो जाएगा 120। अब मैं इंस्टॉलमेंट कितना पे करूँगा उसको, 100 रुपये करूँगा ना। और मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, क्लोजिंग कैसे आता है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, कितना हो गया 1020। फिर सेकेंड ईयर में 1020, फिर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा 100 का पेमेंट करूंगा, फिर क्लोजिंग आएगा एंड सो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और इस तरह अपन ये पूरा अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। समझ में आया, किसी कुछ पूछना है। अब सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा। ओके सर, सो अपन डिस्कस कर रहे थे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में मैं आपको क्या बता रहा था। अब अपन ने, मैंने क्या बोला था सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अपने को इसमें इंक्लूड करना पड़ता है फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी में। कैसे, फाइनेंशियल एसेट में ऐड होगा या लेस होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी में ऐड होगा या लेस होगा, क्या होगा बताओ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखो, अगर मेरा क्या है सर, फाइनेंशियल एसेट है, तो इस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट से मेरा एसेट का वैल्यू क्या होता है सर, बढ़ता है। जैसे पीपीई के अंदर क्या होता है, जो भी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। तो यही फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आने से फाइनेंशियल लायबिलिटी में से अपने को क्या करना पड़ेगा सर, डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। और एफवीटीपीएल के अंदर, टीपीएल के अंदर क्या होगा सर, इसको मेरे को पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आउट करना पड़ता है। अगर मेथड कौन सा है सर, एसीएम है। एसीएम के अंदर अपन क्या करते हैं सर, फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी में ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एडजस्टमेंट लेते हैं। लेकिन अगर मेरा एफवीटीपीएल है तो क्या होता है, एफवीटीपीएल के अंदर ओनली जितना भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं पूरा का पूरा कहाँ जाता है दोस्तों, पीएनएल के अंदर जाएगा। एसेट और लायबिलिटी में ऐड नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, एसेट और लायबिलिटी में ऐड नहीं करना है एफवीटीपीएल के अंदर। लेकिन मेरा एसीएम मेथड है तो फाइनेंशियल एसेट में क्या होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हो जाएगा और फाइनेंशियल लायबिलिटी में से सर डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। चलिए सर, अब सर क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम में अपने को सॉल्व कैसे करना है।
क्वेश्चन आते हैं तो अपने को एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। ये सर जनरल एंट्रीज है आप लोगों के लिए, कैसे पास करनी है। फाइनेंशियल एसेट की जनरल एंट्री कैसे पास करोगे सर, फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू इनकम चार्ज करोगे उसके ऊपर, और बैंक डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट कर दोगे जितना आपको एक्चुअल में रिसिट मिल जाता है अगर आपका फाइनेंशियल एसेट है तो। लाइबिलिटी है तो क्या करोगे सर, स्टार्टिंग के अंदर आप एंट्री करोगे, लाइबिलिटी है तो स्टार्टिंग में एंट्री क्या करोगे, लोन आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ईयर एंड पे क्या करोगे सर, फाइनेंशियल लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और लास्ट में लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे ना इंस्टॉलमेंट का, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक। ये जनरल एंट्री यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर दी है। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करो। इसके बाद में जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को सर एडजस्ट करो, ठीक है। अगर एसीएम मेथड है तो उसमें से एड लेस कर दो, और एफवीटीपीएल है तो पीएनएल में चार्ज कर दो। उसके बाद में अमोर्टाइजेशन मेथड बनाओ एसीएम मेथड के अंदर तो, और जनरल एंट्री पास कर दो जो आपको सिखाया गया है, ठीक है। चलो अगला होता है सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर क्या होता है सर, सेम कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर, फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है, और जितना भी गेन एंड लॉस होता है वो कहाँ जाता है, पीएनएल में नहीं जाकर के ये पूरा गेन एंड लॉस कहाँ जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। और अगर सेल हो जाता है तो सेल होने पर क्या होगा, जितना भी ओसीआई में अमाउंट आपने ट्रांसफर डाला है आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करोगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। समझ में आया आप लोगों को। चलो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो बताओ, मान लो एक बॉन्ड है, क्या है सर, एक बॉन्ड है जिसकी कॉस्ट कितनी है सर, 10,000 रुपीज़ है, और मैंने मेथड कौन सा लिया है सर, एफईओसीआई लिया। एसेट में ले सकता हूँ ना, बॉन्ड मेरा एसेट है, एफईओसीआई लिया है, और आज इसका वैल्यू कितना हो गया सर, 11,000 रुपये हो गया। तो 1,000 रुपये से मेरा एसेट क्या हो गया सर, बढ़ गया, तो मैं बॉन्ड को 1,000 से बढ़ा दूंगा। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ओसीआई लिया है तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा सर, ओसीआई में चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको सेल किया है सर, मैंने इसको सेल कर दिया सर 13,000 रुपये में, तो कितना ओसीआई में चला गया होगा, 10,000 से 13,000 तक 3,000 रुपये ओसीआई में चला गया होगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस। ये जितना भी ओसीआई में अमाउंट गया ये मेरे को जब भी सेल करूंगा ना, इसको पीएनएल में मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो अपन क्या करेंगे, ओसीआई डेबिट करके पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलिए सर ये अपना कॉन्सेप्ट हो चुका है। अगला आता है सर मेरा एफवीटीपीएल। एफवीटीपीएल के अंदर क्या होता है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ओसीआई के अंदर, फिर से इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान से देना, एकदम ध्यान से देखना सर। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर अपने पास में जितना भी इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, आप क्या कर रहे हो सर, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। किस में इन्वेस्ट कर रहे हो सर, इक्विटी शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इक्विटी शेयर में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था अपने पास में कौन सा मेथड होता है, ओनली एफवीटीपीएल होता है, लेकिन एफवीओसीआई का कौन सा ऑप्शन होता है सर, ऑप्शनल होता है, और एसीएम तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर सर ये जो अमाउंट मैंने आपको बोला ना, ओसीआई का जितना भी अमाउंट होता है कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल के अंदर, लेकिन ओनली इस केस में पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता है, सीधा का सीधा ओसीआई का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, आपको इक्विटी में ट्रांसफर करना है। जितना भी बैलेंस एक्यूमुलेट हो जाता है आपका ओसीआई के अंदर, जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को आप सेल करोगे इन्वेस्टमेंट को, तो किस में डालोगे, पीएनएल में नहीं डालना है, पूरा का पूरा कहाँ जाएगा सर, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, अदर इक्विटी में चला जाएगा। समझ में आया आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रख लेना। समझ में आ गया, ओके सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक होता है सर मेरा एफवीटीपीएल। एफवीटीपीएल के अंदर क्या होता है, सिंपल है, जितना भी फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस होता है पूरा का पूरा कहाँ जाता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। कहाँ जाएगा सर, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एडजस्टमेंट अपने को नहीं करना है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहाँ जाती है सर, पूरी की पूरी पीएनएल में चली जाएगी। ओके, मान लेते हैं आपने कोई एक एसेट खरीदा जिसका वैल्यू 10,000 रुपये है, और उस वैल्यू क्या हो गया सर, 12,000 रुपये हो चुका है अभी, तो 2,000 का गेन कहाँ जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड और लेस नहीं करना है इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर, ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, एक्सपेंस ऑफ करना होगा आपको पीएनएल के अंदर। समझ में आया सबको। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट है सर अकाउंटिंग फॉर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है आपको, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो भी टोटल कंपोनेंट है एलोकेट करना पड़ेगा टोटल प्रोसीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट को एट इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर, दो कंपोनेंट के अंदर।
एक होगा मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी और दूसरा होगा मेरा इक्विटी कंपोनेंट। जितना भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा वो कौन सा होगा सर, फ्यूचर में जितना भी कैश फ्लो होगा उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसको आपको डिस्काउंट करना है मार्केट रेट के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, जितना भी अमाउंट हुआ वो आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया। और टोटल में से फाइनेंशियल लाइबिलिटी को हटाने के बाद में जितना भी अमाउंट बचता है वो आपका क्या होता है सर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अब सर यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। और लाइबिलिटी के लिए कौन सा मेथड होता है सर, लाइबिलिटी के लिए होता है मेरा अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड। और मैच्योरिटी के ऊपर क्या होगा सर, जितना भी मेरा लाइबिलिटी का पोर्शन प्लस इक्विटी का पोर्शन, अगर मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, और अगर सर मैं इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मतलब यहाँ पर इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों ऑप्शन होता है, सामने वाली पार्टी पैसा मांग लेती है तो ये जितना भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अमाउंट होगा ये पूरा का पूरा मैं पेमेंट कर दूंगा, और जितना भी इक्विटी पोर्शन था ये पूरा का पूरा सर अदर इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो लाइबिलिटी का पोर्शन क्या होता है सर, बैंक में ट्रांसफर, बैंक से अपन क्या करते हैं थर्ड पार्टी को पे कर देते हैं, और इक्विटी का पोर्शन कहाँ होता है सर, रिटेन अर्निंग में अपन ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है सर सबको, ओके सर। अब मैं आपको एक फुल फ्लेज एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो आप एक इलस्ट्रेशन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, एक्स लिमिटेड ने क्या किया भाइयों, इशू किया है 1000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर सर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो क्या करना है बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो आपको मानना है कि कन्वर्जन का ऑप्शन किसके पास में है, होल्डर के पास में। किसके पास में है सर, होल्डर के पास में। एट पार ऑन 1 अप्रैल 2023। क्वेश्चन में आपको दे रखा है सर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है सर, ये कूपन वाला है, कितना है सर 6% पर एनम दे रखा है। उसके बाद में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, कितना है सर 10% पर एनम गिवन है। और टर्म कितना है सर इसका टर्म आपको गिवन है सर 3 ईयर्स का। कितना टर्म गिवन है आपको, 3 ईयर्स का आपको टर्म गिवन है। और इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा सर, यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट एनुअली होगा। इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा भाइयों, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा सर एनुअली, सेमी एनुअली जैसा कुछ भी नहीं है। अब सर बात करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 3, एट एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड पर क्या होगा, थर्ड ईयर के एंड पर 2 ऑप्शन है। डिबेंचर कैन बी, ऑप्शन नंबर 1, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, और क्या हो सकता है सर, रिडीम्शन भी हो सकता है, रिडम्शन भी हो सकता है, रिडीम हो सकता है। ये किसके ऊपर सर, एट अ पार ये रिडीम हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रखा है 2000 रुपये, ठीक है। ये आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रखा है। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। चलो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मत लेते हैं, इसमें आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। देखो कन्वर्ट भी हो सकता है, रिडीम भी हो सकता है। कन्वर्ट होगा तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं कन्वर्ट होगा तो इक्विटी शेयर देना पड़ेगा, और रिडीम होगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन है अपने पास में यहाँ पर। तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया, एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप क्या लिखोगे सर, स्टेप 1 क्या होगा आपका, आइडेंटिफाई कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है ये, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कंपोनेंट में ये क्या हो गया सर, दिस इज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्यों है सर ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बताना पड़ेगा, आपको पता है थोड़ी चलेगा। बिकॉज यहाँ पर डिबेंचर्स है, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, इंटरेस्ट तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर साल एनुअली पे करना पड़ेगा। तो ये मेरा तो लाइबिलिटी हो गया। तो इंटरेस्ट का पोर्शन क्या हो गया मेरा, इंटरेस्ट का पोर्शन क्या हो गया, जितना भी मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा ये मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया। अब सर ये रिडम्पशन का ऑप्शन या कन्वर्जन का ऑप्शन, ये क्या है सर मेरा,
ये मेरा इक्विटी हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता ये रिडीम होगा या कन्वर्ट होगा, लेकिन इंटरेस्ट मुझे पता है मेरे को पे करना ही करना पड़ेगा, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, ये इक्विटी हो गया। अब सर ये हो गया मेरा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो स्टेप 2 क्या होगा? जब भी अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है तो स्टेप 2 होता है आपको कैलकुलेट करना पड़ता है आपका लायबिलिटी कंपोनेंट कितना है, फिर आप क्या करते हो टोटल अमाउंट में से लायबिलिटी माइनस करते हो तो इक्विटी कंपोनेंट आ जाता है। तो लायबिलिटी कंपोनेंट आइडेंटिफाई करो। लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? ये अपने को निकालना पड़ता है पीवी मेथड से। कैसे निकालते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट की EIR कितना दे रखा है? 10% EIR गिवन है। क्या दे रखा है सर? 10% EIR गिवन है। सर यहाँ पर पैसा क्या क्या है? आउटफ्लो क्या होगा सर? कैश का आउटफ्लो क्या क्या हो रहा है? एक तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा मुझे हर साल? 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ का 6% कितना हो गया? 6,000 रुपये मेरे को ईयरली एक तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा और लास्ट में मुझे प्रिंसिपल पेमेंट करना पड़ेगा ना। अगर ये क्या हो गया रिडीम हो गया तो प्रिंसिपल कब पेमेंट करूँगा मैं? 1 लाख रुपीज़ पे करूँगा मैं 3rd ईयर के एंड में, ठीक है, एंड में। तो अब आपको क्या करना है? इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है सर? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जो 6,000 है ये मुझे क्या मिलेंगे सर? हर साल मिलेगा, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाई 1.1 प्लस 6,000 डिवाइड बाई 1.1 की पावर 2 प्लस 6,000। ये आप अमोटाइजेशन टेबल बना के भी कर सकते हो, ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते हो। और लास्ट में 3rd ईयर के एंड में मुझे ये 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 1.1 की पावर 3 ऐसे भी कर सकते हो आप। और इसका डिस्काउंटिंग अमोटाइजेशन टेबल बना के भी कर सकते हो, जो आपको SFM में सिखाया गया है, ठीक है। चलो अब सर इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा बताइए ज़रा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा लाइबिलिटी का, कितना आ गया सर? अप्रोक्स आएगा मेरा 90,053 आंसर आएगा। अब सर स्टेप 3 क्या होगा मेरा? स्टेप 3 होगा मेरा इक्विटी कंपोनेंट कितना है वो आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है सर? इक्विटी कंपोनेंट। तो इक्विटी कंपोनेंट कितना होगा? टोटल अमाउंट में से लायबिलिटी माइनस कर दो। टोटल कितना था? 1 लाख था, उसमें से लायबिलिटी कितना है? 90,000 है। तो 1 लाख मुझे पेमेंट करना है, 90,000 का क्या है सर मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट है। तो इक्विटी कितना हो गया? 9947 का मेरा इक्विटी कंपोनेंट हो चुका है। अब सर इनिशियली जनरल एंट्री क्या होगा? पूरा एकदम 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इनिशियल जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक से मुझे कितना पैसा आएगा सर? 1 लाख रुपीज़। डिबेंचर इशू किया तो पैसा तो आएगा ही ना। और इसमें से मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट कितना होगा? 9053। और इक्विटी का कंपोनेंट कितना होगा? इक्विटी का कितना होगा? 9947। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अमोटाइजेशन टेबल बनाना है। क्या बनाना है सर? अमोटाइजेशन टेबल। अमोटाइजेशन टेबल वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। देखो ईयर, उसके बाद में ओपनिंग अमाउंट, उसके बाद में इंटरेस्ट। यहाँ पर EIR लेना, गलती से भी इंटरेस्ट रेट मत ले लेना। और यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट का आप पेमेंट कितना कर रहे हो वो आ गया, और यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया सर? क्लोजिंग आ गया। ईयर आपको क्या दे रखा है? ईयर आपको दे रखा है सर 1, 2 और 3। ओपनिंग कितना है मेरे पास में? लाइबिलिटी का अमाउंट लेना है ओनली। लाइबिलिटी का ओपनिंग कितना है? 90053। 10% कितना होगा इसका? 9005। इंटरेस्ट का पेमेंट कितना कर रहा हूँ मैं? 6,000 रुपये फिक्स था, ठीक है, तो ये 6,000 रुपये इसमें से माइनस करूँगा। क्लोजिंग कितना आ गया? क्लोजिंग आ गया 93,058। चलो अब ये हो गया 93,058 ओपनिंग। 10% कितना हो गया? 9306। 6,000 हर साल इंटरेस्ट तो 6,000 ही पे करना है 3 साल तक। और ये कितना हो गया मेरा? 96,364। ये हो गया सर 96,364 और 10% 9636। अब इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। अब देखो डिबेंचर का जब मुझे रिडम्पशन करना है तो 1 लाख रुपीज़ मेरे पास में अवेलेबल है अभी भी। रिडम्पशन करूंगा तो 1 लाख रुपीज़ मैं पे कर दूंगा, और जो इक्विटी में ये वाला अमाउंट डाला था ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रिटेन अर्निंग में। ओके, लेकिन अगर अब इसमें 2 पार्ट होंगे। क्या होंगे सर? जनरल एंट्री आप लोग पास कर लेना हर साल। जनरल एंट्री कैसे पास करोगे? जनरल एंट्री पास करके बताऊं? 1 साल की बता देता हूं, फिर आप कर लेना। हर साल आप एंट्री क्या करना, जैसे ईयर 1 में आप इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या करोगे? ये वाला इंटरेस्ट जो चार्ज किया इसकी एंट्री क्या करोगे? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट कितना हो जाएगा? 9005। एवरी ईयर यही एंट्री होगा टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 9005, ठीक है। तीनों साल में आप एंट्री कर देना। ये ईयर 1 का एंट्री हो गया, यहाँ ईयर 2 का, और यहाँ पर ईयर 3 का। ईयर 2 का कितना हो गया? ईयर 2 का कितना हो गया मेरे पास में? 9306। ये हो गया 9636, ठीक है। ये अपन ने एंट्री कर दिया है। ओके, अब सर इंटरेस्ट पेड का एंट्री क्या होगा? ये तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लिया ना। पेमेंट का एंट्री होगा सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक। ये कितने से होगा सर? हर साल मेरे को 6,000 रुपये का पेमेंट करना है ना,
जो मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, कितना हो गया 66,000, कितना हो गया 66,000। ओके, ये अपन ने एंट्री कर दिया है। चलो अब मैच्योरिटी के ऊपर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी पर क्या होगा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोला है, केस नंबर 1 में बोला था अगर ये क्या हो रहा है सर, इफ़ कन्वर्टेड, ये क्या हो रहा है भाइयों, कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है सर, कन्वर्टेड हो रहा है इनटू इक्विटी के अंदर, इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्री क्या होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर जितना भी अमाउंट था डेबिट कर दो। कितना था, 1 लाख रुपीज़ आ गया था ना अमोर्टाइजेशन टेबल के बाद में। इक्विटी में जितना भी कंपोनेंट था उसको पूरा डेबिट कर दो। कितना था, 9947 था, ये था ना, यहाँ पे अपन ने निकाला था 9947, डेबिट कर दो। और अब क्या करेंगे सर, सामने अपने को शेयर कैपिटल इशू करना है। क्या करेंगे सर, शेयर कैपिटल इशू कर दिया 1 लाख रुपीज़ का, और जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो पूरा कहाँ चला जाएगा, मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। केस नंबर 1। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में मैंने क्या बोला कि आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा सर, रिडम्पशन ऑप्शन ले रहा हूँ, रिडम्पशन ऑप्शन ले रहा हूँ कि रिडम्पशन कैश में होगा। तो जितना भी कैश में कितना पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट कितना था, 1 लाख रुपीज़, और इतना ही पैसा देना था ना डिबेंचर रिडम्पशन के ऊपर। कितना पैसा दूंगा सर मैं, 1 लाख रुपीज़। और जितना भी मेरा इक्विटी पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, जितना भी मेरा इक्विटी कंपोनेंट है उसको मैं डेबिट कर दूंगा 9947 से, और ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा भाइयों, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये मैंने पूरा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 1 बाय 1 करके विथ एग्जांपल आपको समझाया है। एक बार वापस से गो थ्रू करवाता हूँ, ऊपर आ जाओ। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सिंपल डिबेंचर इशू किया था, इंटरेस्ट रेट 6% था, EIR 10% था, 3 साल का टाइम था, और 2 ऑप्शन थे। अगर डिबेंचर को मैं कन्वर्ट करूँ तो, डिबेंचर को मैं रिडीम करूँ तो, स्टेप 1 आपको चेक करना है ये कंपोनेंट कौन सा है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। तो इसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट था वो हर साल पे करना है, तो वो मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि मैं उससे बच नहीं सकता, मुझे पे करना ही पड़ेगा। फिर रिडम्पशन और कन्वर्जन ऑप्शन है, वो सर पता नहीं क्या होगा, तो वो मेरा इक्विटी कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टेप 2 क्या होता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो कैसे करोगे, जितना भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट होगा, जितना भी फ्यूचर कैश फ्लो होने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ये मैंने निकाल लिया यहाँ, तो 90053 आ गया। अब इक्विटी कंपोनेंट कितना होता है, टोटल पेमेंट कितना करने वाले हो, 1 लाख, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कितना है, 90053, माइनस कर दो, कितना आ गया 9945। ये क्या हो गया आपका इक्विटी कंपोनेंट। तो जनरल एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर इशू किया तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू इक्विटी, और अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है। ओपनिंग कितना, अमोर्टाइजेशन टेबल हमेशा फाइनेंशियल लाइबिलिटी का बनता है, इक्विटी का कभी भी नहीं बनता, याद रखना है ना। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का ओपनिंग कितना था, 90053, 10% इंटरेस्ट चार्ज करो, याद रखना ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, 6% वाला मत ले लेना। और इंटरेस्ट पेड में 6000 जो आपने निकाला था वो ले लो, और क्लोजिंग निकाल लो। क्लोजिंग कितना आ गया, 3rd ईयर के एंड में 1 लाख रुपीज़। अब इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है, तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये मेरा फाइनेंस कॉस्ट हो गया, और पे करोगे तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो चुका है। मैच्योरिटी पे 2 सिचुएशन, पहली सिचुएशन अगर इक्विटी शेयर में दे रहा हूँ तो क्या होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी जितना भी है डेबिट कर दो, इक्विटी कंपोनेंट कितना है जितना डेबिट कर दो, और इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे ले आओ, जितना भी डिफरेंस है वो कहाँ आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अगर यही सर मैं कैश दे रहा हूँ तो कैश कितना दूंगा, जितना फाइनेंशियल लाइबिलिटी उतना ही कैश दूंगा ना, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा, 1 लाख, और जो इक्विटी में पड़ा है बैलेंस वो कहाँ ट्रांसफर कर दो, चुपचाप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दो। समझ में आ गया सर सबको। चलिए सर, तो ये अपना कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है अपन ने। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके एंट्री भी दे दी है समझने के लिए। अब सर इसके अंदर लास्ट टॉपिक है सर, इसका डिस्क्लोजर कैसे करना होता है। आपको इंड AS 109 के हिसाब से कैरिंग अमाउंट ऑफ फॉलोइंग डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट और नोट्स। फाइनेंशियल एसेट को FVTPL, FVOCI और ACM 3 मेथड है, और लाइबिलिटी के लिए FVTPL और ACM 2 ही मेथड है, और ये मेथड आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। ओके सर, तो अपन ने इस चैप्टर के 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट इन डिटेल में सीख लिए हैं। अब इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1 करके अपन इन डिटेल में करने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।